द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गिवन बाय वेबर। और एक तरफ क्या होता है प्रशासनिक प्रमुख और दूसरी तरफ राजनीतिक प्रमुख, कुछ चीज़ों को बताने के लिए, गाँव में बात करने के लिए कलेक्टर साहब। हो सकता है एग्जाम होते तक बदल जाए, ये फिगर हर साल बदलता है। कैसा रहा वीकेंड? ठीक था? पढ़ाई किए सभी? एनीवन न्यू टुडे? अच्छा 2 लोग हैं जी। आप लोग आप आगे आ जाओ, लास्ट में क्यों बैठे, इधर आ जाओ, फ्रंट पे खाली। आर्यन ट्रेन नहीं है, बैग रख रहे हो, कल से रुमाल रख दोगे। ओके जी, आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम ऋषभ सेठी है। मैंने ग्रेजुएशन फॉरेस्ट्री से किया है। फॉरेस्ट्री CGPSC के फॉरेस्ट्री के लिए बैठे हो या आप नॉर्मल CGPSC? नॉर्मल। क्योंकि आजकल वो फॉरेस्ट्री वाला बैच भी चल रहा है ना, तो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं है आपके पास? ओके। इंग्लिश मीडियम? कौन सा कॉलेज से पढ़े आप? जी जी, फॉरेस्ट्री साथ वहीं है पूरा छत्तीसगढ़ में, है ना? ओके। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह जगत है और मैंने स्नातक किया है B.Com से और CGPSC हिंदी। अच्छा, CGPSC को तो मैं कर ही लूँगा, ऐसा कुछ है क्या? चलो ठीक है, गुड। सो आज हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ऑलरेडी जो हम लोग कुछ देख रहे थे तो वर्ल्ड मैप के बारे में बात कर रहे थे, है ना? उसके बाद छत्तीसगढ़ सॉरी इंडिया का मैप देखे थे। आज थोड़ी छत्तीसगढ़ की स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और ये हमारे फाउंडेशन का 3rd पार्ट होगा, जो लास्ट पार्ट है, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। ओके, तो 3rd पार्ट जो है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाता है कुछ हद तक, ठीक है? जिसको बोलते हैं आपका इंट्रोडक्शन टू छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की जो शुरुआत है, ठीक है? क्लास की टाइमिंग 7:30 ही रहेगी। आज एक्चुअल में मेरे फादर का बरसी जानते हो, ठीक है ना? डेथ एनिवर्सरी बोलते हैं जिसको, वो होने के कारण सुबह में थोड़ा सा मेरे का काम था, ठीक है ना? कुछ पूजा होती, कुछ बेसिक चीज़ें होती घर में, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा लेट होता। एक्चुअली मैसेज को रात को डालना था, सॉरी फॉर दैट, मैंने मॉर्निंग में डाला, बट कल से 7:30 ही होगा टाइमिंग। ओके, चलो अब देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू छत्तीसगढ़, ठीक है? कि छत्तीसगढ़ की शुरुआत करते हैं कि सब छत्तीसगढ़ की कुछ प्रारंभिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ठीक है? तो कुछ इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चेंज द कलर पहले फर्स्ट। सामान्य जानकारी, ठीक है? तो सबसे पहली बात, यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ाऊँगा। हर साल हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना, जब छत्तीसगढ़ पढ़ने की बात करते हैं। और इस साल 2 क्वेश्चन, ठीक है ना? मतलब अभी सरप्राइज हो कुछ भी हो, पहले क्लास से 2 क्वेश्चन था इस साल, ठीक है? और पहले क्लास में क्योंकि हम लोग क्या पढ़ना चालू करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना, ठीक है? सामान्य जानकारी में सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि यहीं से क्या होता है, छत्तीसगढ़ के मैप की स्टडी स्टार्ट होती है, ठीक है? और हर साल यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन, इस बार कहाँ पर आया, प्री में आया डायरेक्टली क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए, ठीक है? इसके पिछले साल मेंस पे क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना जो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, तो उसको समझाइए। ये मेंस पे क्वेश्चन था। जब इसको हम लोग सेपरेट अपने अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग फाउंडेशन के बाद जब पढ़ना चालू करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, एक टॉपिक सब्जेक्ट है जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। और लोक प्रशासन के अंदर एक टॉपिक होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का प्रशासन, ठीक है ना? तो वहाँ पर भी ये सेम टॉपिक दिया गया है, ठीक है ना? तो वहाँ पर भी इसको देखेंगे, बट अभी उसकी एक बेसिक को हम थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है? तो टॉपिक लिखोगे आप लोग, इंट्रोडक्शन टू छत्तीसगढ़ में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। दोनों ही मीडियम को लेकर अभी चल रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ करूँगा, ठीक है ना? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़
कि प्रशासनिक संरचना। चलो थोड़ा सा आप लोगों को भी देखते हैं कि कितना कुछ पता है और कितना कुछ नहीं पता है। ठीक है, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा साइलेंट कर दूं, बार बार इसमें आप ही लोगों का लिंक जो शेयर हुआ है उसका ही मैसेज है। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, आप में से कितने लोग हैं जो पहले थोड़ा बहुत पढ़े हैं? कुछ लोगों का तो फर्स्ट क्लास ही होगा, लाइफ में शायद तक CGPSC का फर्स्ट क्लास होगा, तो उनसे तो उम्मीद नहीं कर रहा मैं। बाकी लोग आप पहले आ चुके हैं क्या? मेंस में बैठ गए थे सीधा आंसर राइटिंग में? ज़्यादा ऊपर नहीं हो गया था? ठीक है ना, हाँ उतना ऊपर नहीं जाना है अभी से, अभी वाला बेसिक सीख लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन तृप्ति, तनु, अंकिता, सोनम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो चारों गर्ल्स उठी है सुबह पढ़ने के लिए। ये बॉयज़ जो एडमिशन लिए आराम से उठते हैं। ठीक है, क्या ही करेंगे सर के साथ पढ़ के, शाम को पढ़ेंगे अलग से। ओके चलो, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या जानते हैं? अब आप लोग तो आए हो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के लिए, थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, चलो बताओ एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोग क्या क्या समझते हैं? प्रशासन से आप लोगों में कौन बताएगा? व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन? एक बेसिक चीज़, प्रशासन क्या होता है? हाँ, उधर पीछे आप कुछ बोलना चाह रहे थे, नाम क्या आपका? दीपाली। हाँ दीपाली बताइए, प्रशासन से आप क्या समझते हो? हाँ चलो बताओ। एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज इज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, चलो गुड टू सम एक्सटेंट, इट्स गुड फॉर फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा है। और वर्क फ्लो एज इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं ठीक है, मतलब एक एसेंस है, बोल सकते हैं। हाँ, और कोई क्या समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से? रूल ऑफ गवर्नेंस, सृष्टि दुबे। हाँ, और मैनेजमेंट। ओके, और ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरोक्रेसी का पार्ट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, मेंटेन करना। और सिस्टमैटिक वे में रूल करना और मैनेज करना। ठीक है, और रेगुलेशन ऑफ द सिस्टम। कौन सा सिस्टम? क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम। अच्छा, और हाँ, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। देखो, लोक प्रशासन बोलते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं ना। लिखना मत इसको, सुनो बस। ठीक है, पब्लिक, सबसे पहली बात पीपल, जो हम लोग हैं, जो कंट्री के क्या हैं, जो बोल सकते हैं पॉपुलेशन है पूरा का पूरा। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? पब्लिक। और उनका क्या करना? एडमिनिस्ट्रेशन करना, वो कहलाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो किस तरीके से किया जाएगा? उसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। पहला तो लॉ या रूल्स या रेगुलेशंस। ठीक है ना, तो कोई भी एक कानून होगा, ठीक है ना, कोई नियमावली होगी जिसके हिसाब से क्या किया जाएगा, हर किसी को वहाँ पर उसके साथ साथ रखा जाएगा। ठीक है ना, रखा जाएगा मतलब कि लोग उस रूल को फॉलो करेंगे जो बनाया गया है, या उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए क्या किया गया होगा, उनको फॉलो कराने का एक सिस्टम बनाया गया होगा। तो एक लॉ होगा, उस लॉ के हिसाब से लोगों को चलना है। दूसरी बात, प्रॉपर लोगों का और जो उस लॉ को एप्लीकेबल करा रहे होंगे, मतलब डेफिनेटली वो गवर्नमेंट कहलाएगा। इन दोनों के बीच कैसे एक रिलेशन स्टैब्लिश किया जाए, दोनों के बीच कैसे एक संबंध बनेगा, उसका प्रॉपर एक क्या होगा, व्यवस्थित संरचना होगा। देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हाउ द गवर्नमेंट विल इंटरेक्ट विद द पीपल एंड द पीपल विल इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट। एक स्ट्रक्चर बना के दिया जाएगा जहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिल रहे होंगे। ठीक है ना, और कुछ इस तरीके से सिस्टम बनाया जाएगा कि लोग ऐसा ईजिली उनसे मिल पाएँ और वो ईजिली इनसे कम्युनिकेट कर पाएँ। तो ऐसा एक सिस्टम प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा जिसको एक जनरल टर्म्स में क्या बोलेंगे हम लोग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूँ, स्पेसिफिकली देखेंगे तो उसको वेबर ने डिफाइन किया है, द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गिवन बाय वेबर। ठीक है, बट अभी वहाँ तक नहीं जा रहे हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब लेके जाऊँगा। अभी फिलहाल एकदम बेसिक तरीके से समझते हैं। तो एक क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसी का देखो दो क्या है, पार्ट है। एक पार्ट है क्या मैंने बताया,
पीपल और दूसरा क्या है गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है कि जो लॉ है, जो भी कानून है उसको क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है। एग्जीक्यूशन मतलब उसको लागू करना है, ठीक है ना, कानून को लागू करना है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे कि अब कोई एक पर्सन, अगर मैं किसी एक सिंगल पर्सन को बोलूं, सपोज करो कि हम बोलते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है भी। अब ये बोल दिया कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होंगे सिस्टम में और वही सारी चीज़ को लागू करेंगे पूरे कंट्री को, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कुछ लोग चाहिए, दोनों ही सेटअप में, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, लोग चाहिए। बहुत सारे लोग आ जाएंगे फिर, तो नाउ देयर आर अराउंड 10 करोड़ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, ज़्यादा ही होंगे, 10 करोड़ लोग के लगभग तो हैं जो सरकारी नौकरी पे है, ठीक है ना। 10 करोड़ लोग होंगे जो अलग अलग गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, पब्लिक सर्विसेज प्राइवेट को भी हटा देते हैं, प्राइवेट सर्विसेज को। अब उस सरकारी नौकरी में जो लोग कर रहे हैं काम, जिसका संख्या मैं लगभग 10 करोड़ बता रहा हूँ, ठीक है, वो सब एक जगह पे तो कर नहीं रहे हैं, एक छोटे गांव से लेकर नेशनल लेवल पे वहाँ तक लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम बनाया क्यों गया, क्यों बनाया गया? तो दिल्ली पे हमारा मेन सेंटर चल रहा है, वहाँ पर अपना प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, पर गांव में एक पंचायत चल रही है, वहाँ पर पंचायत का एक पंच भी है। ये सिस्टम बनाया ही क्यों गया? ईजी एक्सेसिबल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एक वर्ड होता है, ठीक है ना, प्रशासन को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासन की पहुंच लोगों तक सुनिश्चित करने के लिए, फॉर द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द पीपल एंड पीपल टू द गवर्नमेंट, लोगों का गवर्नमेंट तक। तो इस सिस्टम को छोटे छोटे हिस्से में बांटा गया, ठीक है ना। तो ये तो लोगों की अलग अलग अधिकारी या लोगों को अलग अलग जगह में जाके हम प्लेस कर रहे हैं। सिमिलरली अब सरकार किस रीजन पे या कहाँ पर ले जाकर किसको रखेगी, उसके लिए हमने क्या किया, हमारे पूरे के पूरे टेरिटरी को, जो हमारा पूरा का पूरा मान लेते हैं कि ये टेरिटरी, ये क्षेत्र है ना, मान लेते हैं ये क्या है, हमारी पूरी की पूरी क्षेत्र है, भारत की टेरिटरी, क्लियर है। तो अब इस टेरिटरी की अगर बात करें, टेरिटरी मतलब होता है क्षेत्र, ये पूरा का पूरा एक टेरिटरी है, क्लियर है। अब हम लोग अगर इस टेरिटरी की बात करेंगे तो इसको हमने क्या किया, अब एक आदमी तो चला नहीं सकता, ये तो हमको क्लियर है। तो हमने क्या किया, पहली बात कि इसको छोटे छोटे रीजन में डिवाइड किया, और ये सब स्टार्ट किसने किया था, ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने किया था, ठीक है। फिर बाद में हमने उसका नाम बदला है। पहले ब्रिटिशर्स आए थे, उन लोगों के समय में सिस्टम चालू हुआ, उन लोगों ने क्या किया, पूरे के पूरे राजाओं को जब रूल करना स्टार्ट किया तो उनकी जो टेरिटरी बनी, ठीक है ना, जो कंप्लीट क्या था, ब्रिटिश टेरिटरी कहलाता था, ठीक है। तो उनके समय में क्या था, जो क्षेत्र था उनका, उन लोगों ने उसको 2 हिस्से में बांटा, ठीक है। एक्चुअली 3 पार्ट एग्जिस्ट करता है, पर 2 में उन लोगों ने डिवाइड किया था। पहले को बोलते थे प्रोविंस, प्रांत, एक हिस्से क्या बोलते थे, प्रांत बोलते थे, ठीक है। यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं ना, थोड़ा बहुत नोट करते चलिए। एक को बोलते थे क्या, प्रांत, और जो इनका दूसरा रीजन था उसको क्या बोलते थे, प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत, ठीक है। तो 2.2 हिस्से बने थे टेरिटरी के। जब इंडिया बना, ठीक है, मतलब जब हमको इंडिपेंडेंस मिला, जब भारत को आज़ादी मिली तो क्या हुआ कि इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया, दोनों में क्या हुआ, विलय हुआ, ठीक है, इनका मर्जर हुआ, विलय हुआ, है ना। और विलय होने के कारण क्या हुआ, फिर इंडिया का एक नया स्ट्रक्चर हम लोग बना कर लाए, पॉलिटी में पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है ना, कि 552 क्या थे टोटल प्रिंसली स्टेट थे, वो कैसे आकर इंडियन यूनियन पे मिले, फिर किस तरीके से भारत का जो अभी हम प्रेजेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो बना। तो इस तरीके से सबको जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से पूरे के पूरे क्षेत्र का क्या किया, रिकॉन्स्टिट्यूशन किया, ठीक है ना, रिकॉन्स्टिट्यूटेड, एक बार इनका फिर से पुनर्गठन किया गया, ठीक है ना। जितने भी क्या थे, प्रांत थे और राज्य, प्रिंसली स्टेट थे, ये दोनों को मिलाकर एक रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया, जिसको बोलते हैं पुनर्गठन,
ठीक है, इनका क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया। और रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के बाद हमने नए नए स्टेट्स बनाए। और अगर हम आज प्रेजेंट के समय में बात करें, वर्तमान में, तो कैसा है हमारा कंट्री, कंट्री क्या है, कंट्री का नाम क्या है, इंडिया या भारत, नहीं डेमोक्रेटिक नहीं, तो हमारी एक कंट्री है, ठीक है ना, कंट्री तो एक ही है। उस कंट्री के अंदर टेरिटरी कितनी है, क्या ये बोल सकते हैं, स्टेट कितने हैं, 28, 28 राज्य हैं, स्टेट है, ठीक है। और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 8 हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। यही क्वेश्चन आया था इस बार पॉलिटी में, इतना बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, पर हाँ वो सिस्टम के ऊपर पूछा था, ठीक है। तो इतने यूनियन टेरिटरी है। अब जब स्टेट की बात करें, ये तो था कि कंट्री को हमने क्या किया, ये अगर हमने हमारा पूरा कंट्री है तो कंट्री को हमने छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। कंट्री को हमने इस तरीके से क्या किया, छोटे एक यूनिट पे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपके स्टेट्स, मान लेते हैं राज्य, क्लियर है। अब स्टेट के अंदर कैसे छोटे छोटे यूनिट्स बनाए गए, जिसको बोलते हैं प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कंट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है, तो सबसे बड़ा कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है, कंट्री खुद। उसके नीचे कौन सा है देश का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, स्टेट। फिर स्टेट के नीचे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो इन सभी को, ये जो बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, प्रशासनिक इकाई। और हर एक इकाई जो बनेगी, जो यूनिट बनेगा, उस यूनिट पे हम क्या करेंगे, कुछ ऑफिसर्स भेजेंगे जो उस जगह को चलाएंगे, समझ आ रहा है। और उसी के हिसाब से आपका ऑफिसर भी सिलेक्ट होगा कि हाँ ये नेशनल लेवल का पूरा ये देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो ऑफिसर्स हो गए। फिर स्टेट लेवल ऑफिसर्स होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, छोटे छोटे डिवीजन में वो बनता जाएगा। तो स्टेट से जो छोटा डिवीजन बनाया जाता है उसको डिवीजन ही बोलते हैं। तो स्टेट को क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। अच्छे समझना इस चीज़ों को, है ना, ये चीज़ें बाद में बहुत काम आएंगी आपके। ठीक है, तो ये क्या है, ये छोटे छोटे डिवीजन है। तो एक स्टेट होता है और स्टेट में उसके नीचे क्या होते हैं, डिवीजन्स होते हैं, जिसको बोला जाता है संभाग। तो स्टेट से नीचे की यूनिट को क्या बोलते हैं, डिवीजन, संभाग, ठीक है। सभी क्लियर हो रहा है। तो क्या होता है, डिवीजन होता है जिसको हम संभाग बोलते हैं। फिर उस डिवीजन के नीचे जो छोटा यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट। जिससे पूछूंगा वही बताना, ठीक है। तो इससे नीचे भी एक छोटा यूनिट होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट। तो ये फर्दर ब्रेक होता है किसमें, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में। ये मान लेते हैं कि छोटा छोटा जो हिस्सा है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। लेट इट बी डिस्ट्रिक्ट। इससे छोटा क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। जिसको बोलते हैं जिला। डिस्ट्रिक्ट के नीचे सीधा तहसील होता है, इसके नीचे होता है अनुविभाग। अनुविभाग मतलब सब डिवीजन, ठीक है। इसके नीचे क्या होता है, अनुविभाग बोलते हैं जिसको सब डिवीजन। सब डिवीजन इधर लिख देता हूँ भाई, टेरिटरी को रब करके इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसके नीचे क्या होगा, जो इससे भी छोटी यूनिट बनेगी उसको बोला जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ ना, 4th वन, सब डिवीजन। उसको बोलते हैं अनुविभाग। अनुविभाग यहाँ लिख सकते हैं, उप संभाग लिखो। अनुविभाग मत लिखो, उप संभाग लिखो, ज़्यादा अच्छा है। उप संभाग, अनुविभाग मत लिखना, उप संभाग लिखना, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, उप संभाग। टेरिटरी का नाम उप संभाग है। कोई ऑफिसर यहाँ पर बन जाएगा तो उसको अनुविभागीय अधिकारी बोला जाएंगे, सब डिविजनल ऑफिसर।
लाइक SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। जो डिप्टी कलेक्टर बन के जाओगे तो वही बनोगे, ठीक है, उसको बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या होता है, सब डिवीजन होता है, जिसको अनुविभाग भी बोला जाता है या उप संभाग भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसके नीचे आप जाओगे सब डिवीजन के नीचे, तो वहां पर क्या होगा, इसके नीचे होता है तहसील, तहसील क्या होता है, तहसील, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ब्रेक कर लेंगे छोटे छोटे रीजन में। उसके नीचे होता है तहसील, ठीक है। और तहसील, तो इस तरीके से क्या होता है, ये प्रॉपर एक डिवीजन होता है, ठीक है। पर तहसील के लेवल पे ही, तहसील से नीचे नहीं, जिस लेवल में तहसील होता है उसी लेवल में एक और चीज़ बनाया जाता है जिसको बोलते हैं ब्लॉक, विकास खंड। विकास खंड तहसील के नीचे नहीं आता, उसके ही 7 लेवल पे होता है। अभी कैसे होता है दोनों की बात करेंगे। तो तहसील के साथ क्या होता है, ब्लॉक, जिसको बोला जाता है विकास खंड, विकास खंड, क्लियर है। तो इस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा जो सिस्टम है, या बोल सकते हैं पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, वो क्या हुई है, छोटी छोटी इकाइयों में बटी हुई है। तो हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, द कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ठीक है ना। एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इन टोटलिटी इज नोन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में विकेंद्रित की गई है, और इस पूरी व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। क्लियर है, ओके। अब आते हैं जो मैं आपको बता रहा था उसके बारे में बात करने, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, स्टेट्स के बारे में, है ना, स्टेट के बारे में। और हमारा स्टेट क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो हमारा राज्य क्या है, छत्तीसगढ़। अब अगर हम इस स्टेट की बात करें, ठीक है, तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उसके एरिया के हिसाब से बात करें, ठीक है ना, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल जो है एरिया वाइज, तो एरिया वाइज इंडिया में छत्तीसगढ़ किस नंबर का स्टेट है। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा इंडिया का, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान। सेकेंड नंबर में महाराष्ट्र कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। छत्तीसगढ़ कितने नंबर पे आएगा, 9th पे। अभी प्रेजेंटिंग किस पे है, 9th पे, पहले 10th पे था, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग कर दिया गया, तो वो 2 स्टेट्स बन गए अलग अलग, यूनियन टेरिटरी। इसलिए अब राज्यों की अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ 9th लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ क्या है आपका 9th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, 9वां सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। 9वां सबसे बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़, जिसकी कुल क्षेत्रफल कितनी है, टोटल एरिया, 1,32,000, ठीक है ना। तो टोटल एरिया क्या है, कितना है, 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, 1,35,191। इतना बस बेस अभी फिलहाल पता होना चाहिए, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो छत्तीसगढ़ है, ये क्या हुआ कि छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ है, ठीक है। तो अगर छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ स्टेट में टोटल 5 क्या है, डिवीज़न है। उस स्टेट के 5 डिवीज़न किए गए हैं। इसके क्या है, 5 संभाग हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग है, ठीक है। और वो 5 डिवीज़न कौन कौन से हैं, एक है आपका रायपुर, ठीक है। दूसरा क्या है, बिलासपुर, उसके बाद है दुर्ग, उसके बाद क्या है, बस्तर, ठीक है। और बस्तर के साथ एक और डिवीज़न कौन सा है, सरगुजा, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर,
दुर्ग, बस्तर, सरगुजा। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग डिवीज़न है। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर रखता हूँ मैं, थोड़ा सी चीज़ें और भी इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग, ताकि हमें स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आए। टॉपिक यहाँ लिख लेते हैं ऐसा, है ना। ओके, तो ये तो हो गया कि डिवीज़न है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें और भी दिखेंगी इसी के साथ साथ। इस पूरे सिस्टम में यहाँ का हेड कौन है, हेड मतलब जो इसका सबसे प्रमुख अधिकारी होगा। ठीक है ना, तो इनके हेड कौन कौन है। तो दो प्रकार के हेड होते हैं, एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और एक होता है पॉलिटिकल हेड, प्रशासनिक प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, तो प्रशासनिक प्रमुख, ठीक है, पहला होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, और एक तरफ क्या होता है प्रशासनिक प्रमुख और दूसरी तरफ राजनीतिक प्रमुख। पॉलिटिकल हेड, तो वो एक टाइम के बाद वो तो खत्म भी हो जाते हैं ना। अच्छा, तो अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो स्टेट का पॉलिटिकल हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन कौन है। ठीक है, तो पहली बात तो अगर स्टेट का पॉलिटिकल हेड की बात करेंगे तो कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर, जिनको मुख्यमंत्री बोलते हैं हम लोग। अभी तो पता नहीं इस बार अभी जो मुख्यमंत्री हैं कि उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है ना, अभी बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है राज्य में, बनाए तो गए हैं मुख्यमंत्री लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। ठीक है ना, कि एक्चुअल में डिसीजन ले कौन रहा है अभी समझ नहीं आ रहा है। लोगों का ही कहना है कि मुख्यमंत्री का काम कर कौन रहा है ये समझ नहीं आ रहा है, पर ठीक है, एक ही है वैसे, वो उन्हीं के नाम पे हो रहा है सब कुछ। ठीक है ना, तो विष्णुदेव साय जी क्या है अभी हमारे मुख्यमंत्री। तो छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री कौन है, विष्णुदेव साय। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की अगर बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को क्या बोलते हैं, गवर्नर। ठीक है, कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, गवर्नर। गवर्नर, तो इस साल पहला क्वेश्चन क्या था कि छत्तीसगढ़ के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो DN साय जी थे। मैं बताया ना इस लेक्चर से 3 क्वेश्चन। तो पहले गवर्नर कौन थे, DN साय थे। प्रेजेंट में कौन है, विद्याभूषण हरिश्चंद्र। अभी क्यों आया ये क्वेश्चन एग्जाम में कि पहले गवर्नर कौन है, क्योंकि इसी साल छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर बनाए गए थे। ठीक है ना, तो इस बार पढ़ना तो सब कुछ होता है, एक आसान क्वेश्चन भी है, पर उसको पूछने का कारण क्या था, क्योंकि इसी साल नए गवर्नर बने थे। तो जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें कहीं ना कहीं करंट का कुछ जुड़ाव होता है। बल्कि वो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ गए, वो ये भी पूछ सकते थे 4 गवर्नर का नाम देकर कि इनको फर्स्ट से लेकर लास्ट में अरेंज करिए, छत्तीसगढ़ के जितने भी गवर्नर बने थे। पर उन्होंने चुना क्या, एकदम बेसिक क्वेश्चन कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो DN साय जी हमारे फर्स्ट गवर्नर थे। ठीक है ना, ओके, DN साय थे पक्का, ओके। और अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है, विद्याभूषण। ठीक है ना, विद्याभूषण जी। तो मैं इसको बाद में लिखवाऊंगा, अभी फिलहाल सुनते चलो, है ना, इसको लिखेंगे हम लोग। मतलब अभी तो इस चीज़ को बनाओ, ये कौन पहला गवर्नर है, कौन पहले CM है, वो सब हम लोग बाद में करेंगे, पर इस चीज़ को आप बस लिखते चलोगे। यहाँ पर उनका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमको स्ट्रक्चर से ज़्यादा मतलब एग्जाम्पल जैसे लिखना तो लिख सकते हो। ओके, उसके बाद क्या होता है आपका डिवीज़न। ठीक है, अब डिवीज़न में पॉलिटिकल अगर हेड बात करें तो ये क्या होता है, बंद हो जाता है इधर से। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल हेड के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब वहाँ पर अलग तरीके से जो पॉलिटी चलती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, संभाग प्रमुख उन लोग बनाएंगे अपना, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं ना, संभागीय महामंत्री, फिर उसके आते हैं जिला महामंत्री, मोहल्ला मंत्री, छुटभैया मंत्री। ठीक है, फिर लड़के लोग घूमते रहते हैं रोड में, मैं प्रदेश महामंत्री हूँ, वो महामंत्री है। ठीक है, ये तो घूमते रहते हैं, देखना 4-5। ठीक है, सामने में इतना बड़ा गाड़ी में लगा लेंगे महामंत्री। ठीक है ना, कोई नहीं पूछ रहा मंत्री को। ठीक है, जो मेन मंत्री होते हैं वो मेन होते हैं। ठीक है ना, और जो सच में चला रहे हैं सिस्टम को। उसके बाद कई तो होते हैं कार्यकर्ता, कार्यकर्ता भी ठीक है, पर कार्यकर्ता में भी कई लोग बहुत ज़्यादा कार्य कर दे रहे हैं। ठीक है ना, उतना काम नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है उतनी करनी है। तो ये सब लोगों को आप लोग गिनना ही नहीं है, हमें केवल मिनिस्टर्स और पॉलिटी में उतना ही जानना है, मंत्रीगण या पॉलिटी जो भी है उसमें इतना ही जानना है
कि स्टेट के मेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन है, ठीक है ना, पढ़ाऊँगा उनके बारे में। जो कितने टोटल 13 हैं, मंत्री परिषद बोला जाता है उसको। अभी फ़िलहाल 12 हैं छत्तीसगढ़ में, से 13 हो सकते हैं, उनके बारे में हमें जानना है। बाकी उसके बाद सारे क्या है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना, तो राज्य की विधानमंडल के बाकी सदस्य होते हैं। तो वो सब पॉलिटी में पढ़ेंगे अभी हम लोग बाद में, तो अभी वहाँ तक नहीं जाना है, इसलिए मंत्रियों को भी हम लोग अलग कर देते हैं। हमें मेन क्या है, उस प्रशासन से मतलब कि हम प्रशासनिक संरचना पढ़े, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड है केवल हमें वो जानना है। तो हर डिवीजन का हेड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कमिश्नर, आयुक्त, ठीक है ना। तो संभाग के क्या होते हैं, कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर, आयुक्त, संभागीय आयुक्त बोला जाता है जिनको, डिविजनल कमिश्नर, ठीक है। कैसे बनते हैं कमिश्नर, कोई एग्ज़ाम होता है क्या कमिश्नर का, यूपीएससी बोल रहे हो, नहीं, कोई कमिश्नर किसी भी एग्ज़ाम से नहीं बनते, एक्सपीरियंस और प्रमोशन के बेसिस पे बनते हैं। तो जब आप कलेक्टर बनेंगे तो कलेक्टर के बाद भी आप सीधा कमिश्नर नहीं बनेंगे। कलेक्टर के बाद कौन सा पद आता है, सचिव का। हाँ चलो बताना आप लोग, यहाँ अभी तो बात करेंगे ना, एक एक चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है। कि आप सेक्रेटरी बनने से पहले एक होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें सबसे बड़ा पद होता है चीफ सेक्रेटरी, स्टेट के अंदर होगा चीफ सेक्रेटरी, ठीक है ना, मुख्य सचिव जिसको बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे कौन होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है कि जॉइंट सेक्रेटरी होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हाँ, फिर जॉइंट सेक्रेटरी। अच्छा, एडिशनल कलेक्टर ऊपर होता है कि कलेक्टर ऊपर होता है, कलेक्टर ऊपर होता है, अच्छा ठीक है, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, इसलिए। और अभी हम लोग एकदम बेसिक से समझ लेते हैं, फिर एक एक करके बताऊंगा कि सबसे नीचे पद चालू करूंगा पटवारी से, ठीक है ना, सबसे नीचे पटवारी, पटवारी के ऊपर आरआई, आरआई के ऊपर नायब तहसीलदार, है ना। और भी होते हैं बीच में एक्चुअल में देखोगे तो, नायब तहसीलदार सीधा नहीं आ जाते, एक और सिस्टम बनता है वहीं पर ASLR और SLR का, ठीक है, जो लैंड रिकॉर्ड देखते हैं, उसके ऊपर आते हैं क्या, नायब तहसीलदार। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो क्या आते हैं, सीधा तहसीलदार, कि तहसीलदार से नीचे कुछ और होता है, नहीं होता, ठीक है, तहसीलदार। तहसीलदार से ऊपर SDM की डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, उसी को एक प्रभार दिया जा सकता है SDM का, हाँ। उसके ऊपर ADM, हाँ वेरी गुड, ADM के ऊपर DM, ADM बनेंगे, उसके बाद आप क्या बनोगे, कलेक्टर बनोगे। तो अभी तो बोल रहे थे एडिशनल कलेक्टर नीचे, ADM का फुल फॉर्म क्या है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फिर उसके बाद क्या बनते हैं, DM बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर बनते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी क्या चीज़ें हैं। अब आप लोग को इसलिए एग्जाम में सबसे पहले इतना मेहनत करना चाहिए कि सीधा क्या बनो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनो, नहीं बनोगे, ठीक है ना, क्या बनोगे, DM बनो, ठीक है ना, डिप्टी कलेक्टर बनो, DM बनो। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस होगा आपको, आप क्या बन जाओगे, एडिशनल कलेक्टर बन जाओगे, और फिर आपको कलेक्टरी मिल जाएगी। तो स्टेट सर्विसेज से जाओगे लेकिन प्रमोशन के थ्रू जाओगे, UPSC से जाते तो एक बार में जाते, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। इससे जाओगे तो ज़्यादा सीख के गए होगे, ये भी बात एक अलग है, और कम एज में पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब सिस्टम में जब कलेक्टर ही बन के सब कुछ होगा, सिस्टम में अगर हो, व्यवस्था के अगर पार्ट हो, तो पटवारी बन के भी बहुत इज्जत है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर एक है, तो वो गए थे ऐसे, तो ट्रेनिंग चल रहा था, पटवारी वगैरह का ट्रेनिंग, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ ट्रेनिंग हो रहा था। तो वहाँ पर उनको एक दिन आया और बताया कि एक बार गांव गए थे, ठीक है ना, तो गांव गए थे, तो उस टाइम पे वो पटवारी हुआ करते थे। तो वो गांव पे गए थे, तो एक कलेक्टर के साथ गए थे उसको लेकर, ठीक है। तो एक बुढ़िया मिली, तो वो गए थे कुछ सेवा करने के लिए, कुछ चीज़ों को बताने के लिए, गाँव में बात करने के लिए, कलेक्टर साहब। तो सब कुछ बातें हो रही थी। तो बुढ़िया बोले कि बाबू ते बने काम करा था, काबर आए हैं। तो बोले कि ये तो सर हैं यहाँ के और ये कलेक्टर हैं उसके बाद के, और आप लोगों को इस तरह से मदद पहुँचाएंगे। तो खूब बढ़िया से रहा बाबू, आओ पढ़ना और बाद में पटवारी बन जाना, ठीक है कि और पढ़ के अभी कलेक्टर से पटवारी बन जाना, ठीक है। तो गांव में पटवारी का बहुत इज्जत है, उतना कलेक्टर का भी नहीं है, क्लियर है। तो ये एक सच्ची कहानी है, ये कोई वो नहीं है, ये सच्ची घटनाएं और सच्ची कहानियों पर आधारित है कि एक कलेक्टर को बोला गया कि खूब पढ़ाई करो और आगे चल के पटवारी बन जाना, ठीक है। तो अब क्योंकि उनको वैसे ने क्या नहीं पढ़ाया था,
एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया था। अगर गाँव में प्रशासनिक संरचना समझा देते तो क्या होता, ये चीज़ें नहीं होती, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। ठीक है, ओके चलो। तो क्या होते हैं, कमिश्नर। सबसे ऊपर कौन होता है, गवर्नर। गवर्नर के नीचे होते हैं कमिश्नर्स, है ना। अगर डिवीज़न का हेड बोलेंगे तो कमिश्नर होते हैं। अब कमिश्नर के नीचे जो पद आता है वो नेक्स्ट डिवीज़न में आएगा। तो डिवीज़न के नीचे क्या होता है हमारा, सीधा डिस्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, जिला, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। अच्छा, कितने डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में टोटल, 30। प्रॉमिस तो किया था 36 बनाएंगे, खैर अभी तो सरकार बदल गई है, अब देखते हैं बाद में। ठीक है, तो अभी क्या है 33 डिस्ट्रिक्ट, 36 बनाने की बात किया था कांग्रेस ने, अभी लेकिन 33 में है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टर। कलेक्टर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के हेड क्या होते हैं, कलेक्टर होते हैं। चलो, तो कलेक्टर कैसे बनते हैं भाई, यूपीएससी के एग्ज़ाम देके, और कोई ज़रिया कलेक्टर बनने का, बिना एग्ज़ाम के बन पाओगे क्या? एक सेकंड ना, इनको कर दो, बार बार क्यों टेक्स्ट आ रहा है। बताइए, एनीवन? कलेक्टर का एग्ज़ाम कैसे, अरे बताओ ना, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, इस बनते हैं और वहीं से बनते हैं, और दूसरा प्रमोशन से बन सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या होता है? अगर आप एक प्रमोशन से कलेक्टर बनोगे तब, और एक डायरेक्ट कलेक्टर बनोगे तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। एज, अरे एज टाइम नहीं, ठीक है, एक्सपीरियंस। अच्छा, और देखो अगर आप इधर से बनोगे, भले कि आप वो हो जाओगे, लेकिन क्या कहलाते हैं, प्रमोटी आईएएस बोलते हैं। ठीक है ना। तो राज्य सेवा के अधिकारी जो उसको क्या बनाया गया, कलेक्टर। और एक होता है केंद्रीय सेवाओं का अधिकारी जो कलेक्टर है, सेंट्रल एजेंसी से बनाए। जो पे स्केल होगा भले कि आपका कलेक्टर का हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रेड में भी आप ग्रेड 1 कहलाने लगोगे कि हाँ उस रैंक पे आप पहुंच गए हो, समझ रहे हो, वो भी आपका क्या हो जाएगा, ग्रेड 1 हो जाएगा। बट जो सर्विस में जाने के बाद जो डिफरेंशियल होगा, वो सर्विस में जो आपको दोनों को अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ट्रीटमेंट में डिफरेंट होता है, क्योंकि उनको कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दी जाएंगी जो शायद स्टेट प्रमोटी को वहाँ तक ना मिले। ठीक है, बट स्टेट गवर्नमेंट में अब एक्चुअल में ये भी चलता है, राज्य के अंतर्गत खासकर स्टेट प्रमोटी वाले लोग को ज़्यादा बेनिफिट दे देते हैं। ऐसा डायरेक्ट नहीं देंगे, लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट स्टेट वाले लोग को ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है ना, झुकाव रहता है, क्योंकि उसको पता है कि राज्य में काम किया है, राज्य का अधिकारी था, केंद्र से आया नहीं है, दूसरे राज्य का है नहीं, अपना ही कोई होगा। ठीक है ना, तो स्टेट प्रमोटी को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे। पर ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल लेवल से आएंगे उनको उतना बेनिफिट नहीं मिलता। बट हाँ, कि इसको बनने का 2 तरीका है, एक तो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम फाइट करिए, वहाँ से आइए, या दूसरा है कि स्टेट एग्ज़ाम में जाने के बाद प्रमोशन के थ्रू वहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, तो 2 तरीके से कलेक्टर बनने का रास्ता खुला हुआ है, देख लीजिए कौन सा अपनाना है। आपने शायद एक चुन लिया है, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो क्या कहलाता है, अनुविभाग, या बोल सकते हैं उसका उपसंभाग। ठीक है ना, अनुविभाग या उपसंभाग, सब डिवीज़न, सब डिवीज़न। ठीक है, तो सब डिवीज़न को क्या कहा, अनुविभाग या उपसंभाग। अनुविभागीय क्षेत्र, जैसे को बोलते हैं उपसंभाग क्षेत्र, सब डिवीज़न। और टोटल कितने सब डिवीज़न है छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल, 108 टोटल, अभी 108 अनुविभाग हैं। ठीक है ना, आज प्रेजेंट का बता रहा हूँ, हो सकता है एग्ज़ाम होते तक बदल जाए, ये फिगर हर साल बदलता है। तो अभी हम लोग फिलहाल 108 जो प्रेजेंट है, अब आगे अगर बदलेगा तो देखेंगे। ठीक है ना, तो 108 क्या आपके सब डिवीज़न है। ठीक है, और सब डिवीज़न में हेड कौन होता है, डिप्टी कलेक्टर। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर कौन होते हैं, डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम, डेप्यूटी कलेक्टर या एसडीएम। डिप्टी कलेक्टर या इसी को बोलते हैं एसडीएम।
ठीक है ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ओके, इसके नीचे आता है आपका क्या, नेक्स्ट डिवीजन तहसील, और तहसील ही जिस लेवल पे उसी लेवल क्या बनते हैं, ब्लॉक। ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है, बताता हूँ क्या फ़र्क होता है। तो एक तरफ आप लिखेंगे यहाँ पर क्या होता है, 2 हेड्स बनेंगे, एक होगा आपका तहसील, ठीक है, इधर लिखते हैं ना, तो ये 2 खंडों में बटा होगा, एक होगा तहसील, ठीक है, तहसील। अब देखो छत्तीसगढ़ में प्रेजेंटली 253 तक बना दिए गए थे, लेकिन सब जगह पे क्या नहीं बैठे हैं, तहसीलदार। तो जितनी जगह में भी तहसीलदार बैठे हैं उतने को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम के पहले भी एक बार मैं इसको फिर से अपडेट कराता हूँ, एग्ज़ाम जस्ट होने से पहले, तब उस समय कितने होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर अभी प्रेजेंट की बात करेंगे तो 233 ऐसे तहसील हैं, 233 जहाँ पर तहसीलदार बैठाए गए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, तहसील। ठीक है, तो 233 तहसील है हमारे पास, ठीक है। और तहसील में जो प्रशासनिक अधिकारी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना के भेजा जाएगा, उसको बोलेंगे तहसीलदार। तहसीलदार, ठीक है। पर इसी लेवल में टोटल कितने हैं, 146 क्या है, ब्लॉक हैं, विकास खंड, ठीक है। 146 क्या है, ब्लॉक है, विकास खंड। और ब्लॉक के हेड को क्या बोला जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना। विकास खंड अधिकारी, ठीक है ना, विकास खंड अधिकारी, तो वो होते हैं विकास खंड अधिकारी। क्लियर है सभी को। तो सबसे पहली बात क्या है कि छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो उसमें 1, 2, 3, 4 4 मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे इसको बांटा गया है, 4 प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, 4 स्तरीय 4 टियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। CGPSC 2014 में क्वेश्चन पूछा था यही, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 4 स्तरीय 4 टियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो कैसा है छत्तीसगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, 4 टियर है। फोर टियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, 4 स्तरीय प्रशासनिक संरचना। फोर टियर, ठीक से लिख देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फोर टियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, 4 स्तरीय प्रशासनिक संरचना। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट तो होना चाहिए ना सर कि ब्लॉक और तहसील में डिफरेंस क्या है। डाउट ही नहीं बोल दिए। डाउट तो मैं सामने दिया हूँ वहाँ पर कि एक ही जगह में तहसील और ब्लॉक लिखे हैं, तो ये पूछेगा कौन? ये भी मैं ही बताऊँगा? नहीं बताता। अब मैं पूछूंगा आप लोग से, ठीक है? चलो बताओ, कौन बताएगा क्या डिफरेंस होता है ब्लॉक और तहसील में? तुम पूछे नहीं यार, अब मैं आपसे पूछूंगा। ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। हाँ हाँ हाँ, कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ बनाया गया था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब आया था? अच्छा, और कोई? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको? ब्लॉक को। गुड। और
अच्छा, और ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट आंसर तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है, अंकिता खरे सर डाउट है, विलेज लेवल नहीं कंसिडर एडमिनिस्ट्रेशन में। विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है पर उसको ऐसा अलग से यूनिट नहीं देखा जाएगा। गांव है, बहुत प्रमुख इकाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, ठीक है, पर वहाँ से हम क्या करते हैं 3 टियर स्ट्रक्चर चालू करते हैं। इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होता है 3 टियर है, नेशनल, स्टेट, लोकल, पंचायत लेवल। तो लोकल को पंचायत लेवल थे। इंडिया का अगर हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो 3 टियर में बटा हुआ है, ठीक है ना। अगर पूरे भारत को बोलेंगे तो पहला होता है नेशनल, सेकंड में क्या होता है स्टेट, और थर्ड क्या होता है लोकल, ठीक है। तो राष्ट्रीय, राजकीय और स्थानीय। अगर इंडिया में बात करें तो एक होता है आपका राष्ट्रीय, ये फिर राजकीय, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है स्थानीय। अभी हम लोग किसके प्रशासन की बात कर रहे थे, स्टेट। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अभी लोकल तक नहीं गए थे, पर लोकल भी तो स्टेट के अंदर ही है ना, तो उसको लेकर 3rd टियर में डाल दिया गया। इसीलिए यहाँ पर मैंने किसके बारे में बात नहीं किया, गांव के बारे में बात नहीं किया, विलेज के बारे में बात नहीं किया। ऋतु टंडन गुड मॉर्निंग, ठीक है। इससे मैंने किसके बारे में बात नहीं किया, विलेज के बारे में बात नहीं किया। तो विलेज के बारे में बताते ना, किसके नीचे पटवारी वगैरह जो भी है, ठीक है, भले कि स्टेट ऑफिसर ही होते हैं स्टेट सर्विसेज के, पर उनको इस लेवल पे जाके काम करना होता है। समझ आ रहा है। तो लेवल अभी हम बात करें केवल उस स्ट्रक्चर की जिसमें हम कैसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। क्लियर हो रहा है, ओके। तो उसको बाद में देखते हैं। अभी आते हैं हम लोग जो हमारा मेन डाउट था। डाउट क्या था, जो हमारा मेन चीज़ था, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या था, यहाँ लिख देते हैं, मैं उसको अंडू कर देता हूँ ताकि लोगों को समझ आए। ओके, तो डिफरेंस किसके बीच में देख रहे हैं, एक तरफ आपका तहसील, दूसरी तरफ होता है ब्लॉक। विकासखंड और तहसील। ठीक है, तो इसमें जो सामान्य अंतर देखने को मिलता है उसको समझते हैं, बेसिक डिफरेंस। जिस समय छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ स्टेट की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ ना इसको, छत्तीसगढ़ स्टेट के रिस्पेक्ट में जब स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना, जब राज्य का गठन हुआ था उस समय अगर बात करेंगे तो टोटल 146 तहसील हुआ करते थे। तब कितने तहसील थे, 146, और उस समय ब्लॉक भी कितने थे, 146। तो जितने तहसील थे सबको एक एक ब्लॉक बनाया गया था, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें डेवलपमेंट होने लगा और हम लोग पहुंचे कब, प्रेजेंट पे। वर्तमान पे, ठीक है। जब हम प्रेजेंट में पहुंचे तो तहसील अभी कितने हो गए, 233, पर ब्लॉक कितने हैं, 146। अब ऐसा क्यों हुआ समझते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, समय के साथ साथ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा करने के लिए, क्योंकि अब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है ये, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि अपने ऑफिसर और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने, चीज़ों को करने के लिए, ठीक है, ASK क्या लिख रहे हो, मोस्ट वॉचिंग एवर, ठीक है, देखिए, थैंक यू। अच्छा, ये डिफरेंस देखा गया है, ओके, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं कि वर्तमान में कितने 233 और उस समय उधर कितने हैं 146। तो हुआ क्या यहाँ पर, तो इससे एक चीज़ समझ आता है कि इनका गठन जो है उसमें कुछ ना कुछ बात होगा फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो जब तहसील बनाए जाते हैं तो तहसील का फॉर्मेशन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार नहीं करती, राज्य सरकार करती है। इट इज फॉर्म बाय स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार के द्वारा इसको बनाया गया है। क्लियर है, राज्य सरकार के द्वारा इट इज फॉर्म बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर हम लोग ब्लॉक की बात करेंगे तो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको केंद्र सरकार बनाती है।
क्या करती है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। इसको स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने डेवलपमेंट को वहाँ तक पहुँचाना है, जो भी वो योजना बनाएगी, जो भी चीज़ें करेगी, उसको उस क्षेत्र तक पहुँचाना होता है, ठीक है। तो अगर हम डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक लेवल पे काम हो रहा है। और अगर हम किसी को रिवेन्यू पर्पस से कर रहे हैं, ठीक है, तो किस तरह से करते हैं, तहसील सिस्टम से करते हैं। दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पर, एक को बोलते हैं डिवोल्यूशन और एक को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एक है विकेंद्रीकरण और एक है धनों का निचले स्तर पर संचयन। जब मनी को नीचे स्तर तक पहुँचाते हैं या मनी कलेक्शन की जब बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तहसील बनाते हैं। तहसील इज़ मोर रिलेटेड टू द रेवेन्यू। तहसील किससे संबंधित है, रेवेन्यू, राजस्व, ठीक है। यहाँ पर मेनली क्या है हिस्सा, राजस्व, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू। और रेवेन्यू का यहाँ पर देखते हैं क्या, कलेक्शन को आसान करने के लिए मुख्य रूप से स्टेट को जो रेवेन्यू मिलती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलेगी, लैंड से ही मिलती है। और मोस्टली लैंड रेवेन्यू जो है खासकर उसके लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। तो तहसील मेनली डील्स विद द लैंड रेवेन्यू, बाकी और भी चीज़ें होती है पर मुख्य रूप से लैंड रेवेन्यू को यहाँ इनका हिस्सा है, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू के लिए ज़्यादा करके बाकी और भी चीज़ें देखती हैं, पर ये मेन इसका कंसर्न क्या है, रेवेन्यू, ठीक है। तो राजस्व वहाँ देना या लेना, लेना, लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना यहाँ का ज़्यादा बड़ा पर्पस है, उनको रेवेन्यू देना नहीं, ठीक है। पर जब ब्लॉक की बात करेंगे तो ऐसा ब्लॉक रूप में उनको पैसा दिया जाएगा कि उनसे लिया जाएगा, उनके, क्योंकि उनके तक हम क्या पहुँचा रहे हैं, प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कार्य हैं, उसका वहाँ पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड द प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये मेनली क्या होता है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम, स्कीम, प्रोजेक्ट, ठीक है। इसे सरकार की योजना, कार्य, ठीक है ना, इसके क्रियान्वयन के लिए बनाया गया है। ये किससे, उसके क्रियान्वयन से संबंधित है, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम। समझ आ रहा है। तो इसको स्टेट गवर्नमेंट, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, ये राजस्व का हिस्सा है, ये किसी प्रोग्राम का हिस्सा है। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा कि स्टेट गवर्नमेंट का, कि दोनों हो सकते हैं। अच्छा, जब कलेक्टर बनोगे, सपोज करो किसी ने यूपीएससी के एग्जाम निकाल लिया, तो उसको सबसे पहला कौन सा पोस्टिंग मिलता है, सीधा कलेक्टर बन जाता है, एसडीएम। और उससे ही पहले ट्रेनिंग कराई जाती है, 3 महीने की सबसे पहली ट्रेनिंग बीडीओ के रूप में होता है, 3 से 6 महीने की ट्रेनिंग बीडीओ के रूप में कराते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जब उनकी ट्रेनिंग ही नहीं फिनिश होती उसी बीच भेजते हैं, ठीक है। जब पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाता है उसके बाद फिर एसडीएम देते हैं, सीधा नहीं। पहले तो बीडीओ के काम भी लोग करते हैं, इवन पटवारी लोग साथ भी बैठते हैं उन लोग, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कोई जानता है वो कौन है, बाबू, आपकी वाली और आपका वाला नहीं, सरकारी बाबू, ठीक है। पर जिसको बाबू बनाते हैं उसको लगता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा आता है, नहीं, सरकारी बाबू की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट में वहाँ पर बैठा होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, उसको सबसे ज़्यादा आता है उसको, क्योंकि उतने साल तक उसमें काम किया, उसको पता है कि गाँव तक सब जान रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ बैठाया जाता है, पहले वो सिखाता है काम। आज बहुत सारी जगह में ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का, तो सिंपल स्टेट गवर्नमेंट अगर आप देखोगे अधिकारी बन के जाओगे, ठीक है, तो उनके पास इतना सेटअप तो है, वो तो काम तो करा रहे हैं। निमोरा में आपका ट्रेनिंग सेंटर है, चंद्रखुरी में आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, पर ट्रेनिंग सेंटर हमेशा खाली नहीं होता है, ठीक है ना। अभी सपोज करो डिप्टी कलेक्टर लोग को भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो उसी समय आप नायब तहसीलदार को तो नहीं भेज देंगे, खाली भी तो होना चाहिए ना हॉस्टल, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ लोगों को पोस्टिंग कहाँ दे देते हैं, जाओ अपने ज़िले में जाओ, आपको सीधा डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे, कहीं पर भी, कोई गाँव में भेज देंगे। अब आप बोलोगे मैं कल तो एग्ज़ाम निकाला था, आज मेरे को डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया, मैं क्या करूँ, तो करूँ क्या। फिर आप जाके वहाँ पर क्या करोगे, चार्ज ले लोगे, फिर एक आपका अधिकारी होगा, बोलेगा ठीक है वहाँ बैठो और काम चालू करो।
फिर आप बोलो काम कौन सा कर रहे हैं, कल तक तो मैं पढ़ रहा था, पेपर की तैयारी कर रहा था, आज अचानक से बोलते हो काम करो, तो करूँ क्या? ठीक है, और वहाँ कोई नहीं होगा, फिर बाबू होगा, ठीक है, फिर उनको बुलाओगे, फिर बोलोगे भाई यहाँ काम क्या होता है, कैसे करना है, फिर वो पूरा सिखा देगा। फिर आपको लगेगा कि मैं क्यों बैठा हूँ, यही क्यों नहीं बैठ जाता यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसा बहुत सारी पोस्टिंग हुए हैं अभी भी, जहाँ पर जो व्यक्ति वहाँ पर पोस्टिंग में गए, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हुई लगभग 1 महीने 2 महीने, कभी कभी तो 6-6 महीने बाद। अब उनको 6 मंथ तक ये भी नहीं पता था उनका क्या है, पोस्टिंग के बाद काम क्या है। बट ऑफिस में जाने के बाद वहाँ पर ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं लोग सिखा देते हैं, ठीक है। तो इतना डरना नहीं है कि वहाँ जाके क्या ही करना होगा, हम कैसे करेंगे, वहाँ जाके सब सिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर करना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको चॉइस बेस्ड होती है, कुछ चीज़ें चॉइस बेस्ड होती है, मतलब हम चुनते हैं कि हमें ये करना है, तो हम उसको करने के पहले 100 प्लान बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, डरते हैं ये करते हैं ना। और एक होता है कुछ काम हमारे ऊपर खुद गिर जाता है, उसमें चॉइस नहीं मिलता, उसको करना ही पड़ता है। जो दूसरा वाला होता है ना, उसमें हम लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, पर फर्स्ट वाले में बहुत नखरे हैं, और पहला वाला एज ए स्टूडेंट है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे नखरे हो सकते हैं कि ये क्यों करना है, कैसे करना है, ओवर थिंकिंग हो रहा है सर, मेरा दिमाग यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, पर वहाँ पर नहीं होगा। वहाँ पर ओवर थिंकिंग करने का समय ही नहीं होगा, समझ रहे, वहाँ केवल काम करने का समय होगा। तो इस तरह से सिस्टम ऐसा बनाया गया है, तभी आप देखोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ऑफिसर बन के गए, ज़रूरी नहीं है कि आप SDM बन के गए तो सीधा निमोरा ही जा रहे हैं, ठीक है ना। पर हाँ, कलेक्टर बनते हैं तो सीधा लबासना जाते हैं पहले, उसके बाद बाकी चीज़ें होती है, ठीक है ना। पर इसमें ऐसा नहीं होता है। तो स्टेट में स्टेट ऑफिसर बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से सीखते हैं। राज्य में जो अधिकारी बन रहे हैं ना, ये लोग बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी सीखते हैं चीज़ों को, सही सच्चाई हो, और ठीक है ना, बहुत जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्टली ग्राउंड में फेंक दिया जाता है, चलो जाओ, हमारे पास ट्रेनिंग कराने का समय नहीं, कर लेना खुद से, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या करोगे, जाके खुद करना है तो जल्दी सीखोगे, सिंपल सी बात है। बस वैसे ही तो एक होता है तहसील, और दूसरा क्या होता है ब्लॉक। क्लियर है? हाँ सर, ब्लॉक सेंट्रल गवर्नमेंट के वाला है, हाँ, तो उसमें से स्कीम्स अगर स्टेट गवर्नमेंट ला रही तो नहीं, दोनों ला सकते हैं, दोनों का वो होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक यूनिट बना दिया, क्या आपको इसमें अब डिस्ट्रिक्ट को अगर किसका है, सेंट्रल का है स्टेट का है, दोनों का ही है ना। तो उसको बनाया गया है कि एक क्लियर कट ऑफ के कमांड हो। देखो, अब कलेक्टर के पास जब आदेश होगा, कलेक्टर के पास कुछ काम होगा, सपोज को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, सपोज यहाँ है ना कलेक्टर, अब कलेक्टर को कोई अगर प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कराना है, मतलब उसका है कि मेरे को ये वाली स्कीम्स लागू करने, तो वो क्या करेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लोगों की मीटिंग रखेगा कि आप लोग आइए और इसको काम को करना है। उसमें तहसीलदार की मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी, ठीक है ना। अगर तहसीलदार भी आया तो उसका एक वर्क अलग तरीके से डिफाइन किया जाएगा, रेवेन्यू मैटर का जो रिलेटेड काम होगा वो देखेंगे, बाकी जो प्रोजेक्ट का काम होगा वो BDO वो लोग करा रहे होंगे। समझ आ रहा है? क्लियर है ना। तो उसको इस तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो जब अंदर जाओगे तो समझ आएगा कि हाँ, प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग किससे मीटिंग करना है और दूसरे के रिगार्डिंग किससे मीटिंग करना है। अब जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है वो उसका भी इंचार्ज भी बनाया जाता है। जैसे अभी आप लोगों के पास पोस्टिंग आएगी, यहाँ पर एक पोस्ट है CDPO, ठीक है, जो प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट और महिला विकास परियोजना अधिकारी बोलते हैं उनको, ठीक है ना, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो आप उस पर्टिकुलर पोस्ट में जाओगे, जो थे राहुल तो है ना, हाँ राहुल वही हैं, तो जब आप उस पोस्ट में जाओगे तो आप विकास खंड अधिकारी बनोगे, आप ब्लॉक लेवल ऑफिसर होगे, ठीक है। और एक नायब तहसीलदार भी एक आदमी बन रहा होगा, ठीक है, और एक क्या बनेगा, SDM भी बनेगा। तो SDM की जो क्या होगी रैंकिंग होगी, उस रैंकिंग का वो आदमी होगा। वो किस रैंकिंग के नहीं होंगे, NT के रैंकिंग के नहीं होंगे, तो उनका रैंक भी वैसे डिफाइन होगा, और उनका डायरेक्टली वर्क कहाँ पर होगा, ब्लॉक में। तो जो राहुल को जो पोस्ट है उसमें केवल छत्तीसगढ़ में 146 ऑफिसर है, 146 लोग हैं, और बाकी जैसे पोस्ट उसमें बहुत सारे ऑफिसर हैं। समझ आ रहा है? तो वो सिस्टम ऐसा बनाया गया छोटे छोटे यूनिट पे। तो अब अगर वो ब्लॉक में कर रहे हैं तो क्या वो तहसील में काम नहीं कर रहे हैं? कर तो तहसील में भी रहे हैं ना, तो उन्हीं के अंदर लोग काम करते हैं, महिला सुपरवाइजर एंड ऑल। तो वो लोग क्या करेंगे, अलग अलग गांव में और से लेकर तहसील में जब जगह में काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस तरीके से ओके, तो तहसील एंड ब्लॉक, ये क्लियर हुआ। तो फॉर्मेशन, उसके बाद किस तरीके से वहाँ पर मेन उनका क्या है, मेन कंसर्न क्या होता है, मुख्य कार्य क्या करते हैं।
तो एक राजस्व से संबंधित है, एक दूसरा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से काम करता है। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है। तो अगर मैं सेंट्रल लेवल से बात करूं, सेंट्रल लेवल से हम क्या कर रहे हैं, पावर को पहले नीचे दे रहे हैं, फिर उससे पावर नीचे आ रहा है, उससे पावर नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि कोशिश ये किया गया कि पावर जो है, जो शक्ति है, वो किसी एक के हाथ पे ना होकर वो सब तक पहुंच पाए। पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड एट द हाईएस्ट लेवल बट इट शुड बी गिवन टू ऑल द लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी शब्द को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। तो प्रशासनिक संरचना क्यों बनाते हैं? शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का मेन पर्पस क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू द लोअर लेवल। ठीक है ना, निचले स्तर पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से प्रशासनिक संरचनाएं बनाई जाती हैं। लिख लो इसको, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्रशासनिक संरचना बनाने के पीछे के उद्देश्य क्या है? पहला लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो पहला क्या है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पॉइंट नंबर 2, डिवोल्यूशन ऑफ मनी, डिवोल्यूशन ऑफ मनी, DEVOLUTION, धनों का आवंटन। तुम पेज बचा रहे हो क्या? अच्छे से लिखना भाई, साइड में लिख रहे हो रफ जैसा। फेयर करो, सही जगह में लिखो, बाद में पढ़ते नहीं रहोगे। एक ही नोट्स को 100 बार नहीं बनाना है घर जाके। ठीक है, दूसरा क्या है? मनी को डिवॉल्व करना। थर्ड क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव, टू ईज द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, टू ईज, EAAC, टू ईज द एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन, टू ईज द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। प्रशासन को सुदृढ़ करना, सुदृढ़ मतलब अच्छा करना। हाँ, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासन को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट, टू एस्टैब्लिश द हायरार्की, टू एस्टैब्लिश द हायरार्की अमंग द ऑफिसर्स and in the unit of administration, to establish hierarchy among the officers and in the unit of administration। देखोगे, प्रशासनिक इकाई एवं अधिकारियों के मध्य, प्रशासनिक इकाई एवं अधिकारियों के मध्य पद सोपानिक व्यवस्था लागू करना। हायरार्की मतलब कि आपको प्रॉपर फिक्स्ड है कि हाँ, एक व्यक्ति यहाँ पर ऊपर है और वो नीचे वाले को आदेश देगा, इसका आदेश ये करेगा पालन, इसको ये आदेश कर रहा होगा। तो प्रॉपर क्या होगा? एक क्लियर कट जो मैसेज है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होगा। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं हायरार्की, द रिलेशन ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। आपसे ऊपर का अधिकारी और आपके नीचे का अधिकारी, इनके बीच का जो संबंध होता है इसको बोलते हैं हायरार्की। पद सोपान, क्या बोलते हैं? पद सोपान, हायरार्की। पद सोपान, ठीक है, हायरार्की। यहाँ पर एक से दूसरे के लिए इससे क्या आसानी होता है कि जो ऑर्डर है या जो मैसेज है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से एक लेवल से दूसरे स्तर तक पहुंच पाता है। अगर ऐसा ना हो तो कोई किसी के अंदर काम ही क्यों करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा ना। और करता है तो क्या है फिर? गलत होगा। तो इसलिए एक प्रॉपर क्लियर कट कमांड बनाया जाता है जिसको बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, हाँ। और क्या था, और क्यों किया गया? फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क एंड ease in the revenue collection, for better implementation of work and ease in revenue collection।
फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क एंड ईज इन रेवेन्यू कलेक्शन। कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन, कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन एवं राजस्व एकत्रीकरण को आसान बनाने हेतु, राजस्व एकत्रीकरण को आसान बनाने हेतु। तुम यार रफ में क्यों लिख रहे हो, वहाँ क्यों लिख रहे हो साइड में? क्या नाम है, क्यों लिख रहे हो? चंदू तो नाम नहीं है तुम्हारा, पूरा रियल नाम बताओ। हाँ तो वो बताओ, चंदू साहू क्या बता रहे हो? क्लास से बैठो कि कोई व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हो मेरे को? आपका जो रियल नेम है वो बताओ, ठीक है ना? अपना सही नाम बताने में शर्माते हो क्या? हाँ, फिर तो अपनी ओरिजिनलिटी से ही घबरा जा रहे हो आप। आपकी सत्यता जो है वही बोला करो, ठीक है? चंदू साहू यहाँ पर कोई जज कर रहे हो क्या? नाम कुछ और है तो नहीं करता कोई यार, अच्छा नाम है आपका। देखो इधर मत लिखो, क्यों बोल रहा हूँ? और पिछले बार भी डाटा था आपको, डाटा ने समझाया था, इसको इधर लिखो, मेन नोट से वो समय बोल रहा हूँ। पिछले बार 15 नंबर का क्वेश्चन आया है तो तुम क्या लिखोगे वहाँ पे? अभी क्या लिख के आते बताओ? मेन नोट्स पे लिखो, कल को क्वेश्चन दूंगा इसको, ठीक है ना? अभी तुरंत एक क्वेश्चन दूंगा। अब आज से आप क्या बनाओगे? एक आंसर राइटिंग की कॉपी बनाओगे सभी, ठीक है? कॉपी एक आती है हमारी लस्प्रेस एकेडमी वाली, ठीक है ना? मार्केट पे जाओगे, अवेलेबल है, ले लेना। एलोरा बुक डिपो में मिलेगा, या तो एक और दुकान है उसके आगे एग्जाम गार्ड, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? और फिर उस कॉपी को लेकर आप इसके आंसर्स को लिखना स्टार्ट करोगे। बताऊंगा कैसे लिखना है, पर अभी शुरुआत में नहीं बताऊंगा, मिनिमम 2 वीक। अभी सिर्फ आप लिखोगे। सर नहीं बताओगे तो कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन बताऊंगा, पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा और आप लिखोगे। और जो भी आंसर लिखोगे आज से इसको पूरा क्या बनाओगे? एक रूल बनाओगे, और ये पूरे साल अप्लाई करना। रूल ये होगा कि आप जो भी आंसर लिखोगे कॉपी देख के ही लिखोगे, मन में कोई विस्फोट नहीं होगा आंसर का, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो जाएगा कि अचानक सबके दिमाग में आएगा उत्तर, ठीक है ना? आत्मज्ञान नहीं होगा, ठीक है? ऐसा तो नहीं होगा कि अंदर से कुछ एकदम मैसेज आ रहा है, हाँ अभी तो यही लिख। हम उसी चीज़ को लिख पाएंगे जो हमने पढ़ा है, हम उसी चीज़ के बारे में बता पाएंगे जिसको हमने जाना है। विल ओनली राइट दोज थिंग व्हाट वी हैव स्टडीड। सच्चाई है कि ऐसा तो नहीं कि अपने आप कुछ विस्फोट हो जाएगा मन में, समझ आ रहा है? तो इसीलिए कॉपी को देख के आंसर लिखना है। आंसर राइटिंग एक दिन में ऐसे नहीं सीख जाते कि अचानक से हम चालू कर दिया और सीख गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है? पहले हम बेसिक लिखेंगे, छोटे छोटे चीज़ों को कॉपी देख के लिखेंगे, फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन पे काम करेंगे, फिर जब उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करना सीख जाएंगे तो उस आंसर को और बेहतर करने लगेंगे, और विथ टाइम हमारा आंसर अच्छा होने लगेगा। वो एक ही दिन में फर्स्ट डे नहीं हो जाएगा। इट विल टेक टाइम अराउंड 2 to 3 months टू गेट अ बेस्ट एंड द बेटर आंसर्स। धीरे धीरे करके इवॉल्व होगा, इवोल्यूशन है ये, ठीक है ना? आप लोग इवोल्यूशन के हिस्सा हैं। आप लोग ऐसा नहीं है कि एक दिन आए और अचानक से बन गए, धीरे धीरे ही सब चीज़ विकसित होता है, समझ आ रहा है? तो जब क्वेश्चन दूंगा तो सेम यही पॉइंट को जाके लिखना है कॉपी में भी, सेम टू सेम। फिर बोलोगे सर इसमें तो काम डबल हो रहा है, काम डबल नहीं हो रहा है, बस कर लेना और एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन सर मैं तो नीट वाला हूँ, तो नीट वाले क्लास में आओ ना। आप गलत दिशा में आ गए हो पीयूष, नीट वालों के लिए नहीं है, ठीक है? ये पीएससी वालों के लिए है। ये नीट वाला बोल रहा है, ओके? बहुत छोटा बच्चा है ये, फिर भाई बहुत छोटे हो, अगर ये करना है तो फिर इसमें आओ डायरेक्टली। मुझे तो OMR भरना है, तो नीट की क्लास थोड़ी ना हो रही है ये, ठीक है? OMR भरना है तो OMR वाली क्लास में जाओ, ठीक है? इसमें दूसरे तरीके से OMR बनाया जाता है, ओके? चलो कोई बात नहीं। वेरी गुड, ओके। हंस भी रहा है वो बेचारा, ओके? लिखो, क्वेश्चन लिखो। राइट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। प्रशासनिक संरचना
को गठन करने के उद्देश्यों को बताइए। को गठन करने के उद्देश्यों को बताइए। क्लियर है? ये चीज़ समझ आया क्या है, कैसा है, क्या होता है? ठीक है, तो इतना अभी आप लोग करोगे। एक और क्वेश्चन लिख लो छोटा सा, गिव द डिफरेंस बिटवीन तहसील एंड ब्लॉक। छोटा क्वेश्चन ना, अभी आपको ज़्यादा बड़ा बड़ा आंसर नहीं लिखना, छोटे छोटे आंसर लिखने, 4-4, 5-5 लाइन के। ठीक है, सभी आंसर को आप 5 से 6 लाइन पे लिख के लाओगे, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे आंसर लिखो पहले। तहसील एवं ब्लॉक के मध्य अंतर स्पष्ट करें। गिव द डिफरेंस बिटवीन तहसील एंड ब्लॉक। तहसील और विकास खंड के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। मेरा प्यार लड्डू बाबू क्या है यार? मेरे प्यारे लड्डू बाबू किसी का नहीं आया, क्या नहीं आया पता नहीं, क्या नहीं आया भाई आप बताओ। क्वेश्चंस क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को आप लिखेंगे। ये बेचारे अभी अभी आए लग रहे हैं। पहले तो अपने सही सही नाम रखा करो यार। जो भी ESK वॉरियर लिखा है किसी ने, मेरे प्यारे लड्डू बाबू को, क्या कौन सा नाम हुआ? ठीक है, नाम आप लोग अपना सही रखो, कम से कम अपनी ओरिजिनल ID से सामने आइए, फिर हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। ओके, क्या प्रशासनिक संरचना? कोई आपस में बात कर रहे हो ना? क्या था क्वेश्चन? शुरुआत। प्रशासनिक संरचना के गठन के विभिन्न उद्देश्यों को बताइए। प्रशासनिक संरचना के गठन के विभिन्न उद्देश्यों को बताइए। हर्षल पाटिल, गुड मॉर्निंग। बहुत लेट आए हो आप। क्लास से 7:30 पे स्टार्ट होती हैं, तो कल से टाइम पे आइए आप, है ना, ताकि और बेहतर सीख पाएंगे हम लोग मिलकर। ओके, चलो यहाँ पे आज ख़त्म करते हैं। कल मैं आपको छत्तीसगढ़ के डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों की स्टडी कराना स्टार्ट करूँगा। पहले डिवीज़न का स्टडी करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट की स्टडी करेंगे। क्लियर है? और उसको फिर स्टडी करते हुए उसके अंदर उसके मैप के थ्रू भी चलेंगे, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएगा। क्लियर है? तो फर्स्ट 2 हफ्ते जो पढ़ा रहा था मैं, ठीक है, वो खाली दिखा रहा था। सतक आज आपने पहली बार थोड़ा सा क्लास के फॉर्मेट में पढ़ाई किया है। ठीक है, और ये भी वो भी उस जो क्लास हम लोग एग्जैक्ट करोगे आप लोग, ये केवल उसका 10% है, ये बिलीव कर लेना। जब मैं प्रॉपर एक क्लास लूँगा ना, तो आप दूसरे दुनिया में हो गए, आपको मज़ा बहुत आएगा। उस दिन आप अलग लेवल पे हम पहुँचेंगे। ठीक है, और इससे भी और ऊपर की क्लासेस होती हैं, जैसे वो एक बैठ गए थे आंसर राइटिंग। ठीक है, वो इतना ऊपर होगा कि इनको समझ ही नहीं आया होगा कि सर कौन से लेवल पे बैठे हो, किस स्तर पे जाके आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो हम वो अलग अलग स्तर से धीरे धीरे डेवलप करें। अब कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, अच्छे से कर पा रहे हो ना कनेक्ट मेरे से? अब चीज़ें समझ आ रही है, बातें समझ आती हैं। हाँ, ऐसे इस तरीके से हमको धीरे धीरे ग्रो करना है। ठीक है ना, एक ही बार में आके पहले दिन से नहीं हो जाता हर चीज़, तो समय देंगे आप लोग खुद को भी। पर अब आज से देखो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसको स्टार्ट करना है आपको बेसिक तरीके से। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।